था, वैसे डाउन दी ग्रुप आप चलोगे तो बिस्मथ +3 जो है Sp+3 जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेंगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेन। मतलब डाउन दी ग्रुप आप चलोगे तो किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है? +3। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर आपने +5 भी बोला, +3 भी बोला, बराबर है, तो डाउन दी ग्रुप आप चलोगे तो उसमें +3 वाला जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। तो व्हाट अबाउट दी +5? तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई स्टेबिलिटी, समझना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ +5, तो +5 बनता है और +5 डाउन दी ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो +5 बनाने का जो सिस्टम है, तो मेरा कहने का मतलब जैसे नाइट्रोजन +3 बना, +3 बना, +3 बना, +3 बना, +3 बना, तो ये जो +3 के हिसाब से मैं इस तरह का सिस्टम फॉलो करूंगा कि भाई बिस्मथ में +3 है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, है ना। तो वैसे समझो कि +5 की बात हो रही है, ये नाइट्रोजन समझो कि +5 बना, इसने +5, इसने +5, इसने +5, इसने +5, तो डाउन दी ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो नॉर्मली क्या होगा? डिक्रीज होगा। और उसका रीजन ये है ड्यू टू, मैं लिख रहा हूं, ड्यू टू डाउन दी ग्रुप चलोगे जैसे Sp और बिस्मथ की बात हो रही है जिसमें d ऑर्बिट जो होता है, बराबर, तो ये तीनों एलिमेंट है जिसमें d ऑर्बिट इंक्लूड हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लू 3d, यहाँ पे 4d, यहाँ पे समझो कि 5d और यहाँ पे 4d, ऐसी कुछ चीजें चल रही है, तो 3d 4d यहाँ पे आ रही है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वापिस मैं लिखूंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रेजेंस होने से लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का जो सिस्टम है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ये उसका रीजन हो गया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से डाउन दी ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रेजेंस होने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते। चलो क्लियर हो गया बेटा। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +3 और 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +5। स्टेबिलिटी के बारे में समझ में आ गया बेटा कि हर एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और गेन करेगा सिर्फ एक ही चीज के लिए कि उसका आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें ऑक्टेट फॉर्म करना है। जितना हो सके उतना फास्ट ऑक्टेट फॉर्म कर लेगा, चीजें जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। दो चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम चलोगे तो हमने ये बोल दिया कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बनाने की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम में नॉर्मली क्या होता है? डिक्रीज होगा। पर बॉटम के अंदर जो बिस्मथ है बेटा, एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें BiF5 ओनली ट्रिपेड, बराबर है, और डू नॉट फॉर्म मोर एलिमेंट। तो यहाँ पर समझो कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होता है। पर ये बिस्मथ है जिसमें एक एक्सेप्शनल केस आपको याद करना है कि बिस्मथ फ्लोरीन के साथ BiF5, ध्यान रखना है एमसीक्यू में पूछा जाता है कि टॉप टू बॉटम में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसमें बिस्मथ जो है बिस्मथ F5 only prepared बराबर। एक्सेप्शनल केस है बेटा कि भाई ऐसा पूछा जाए तो हमको ध्यान रखना है कि बिस्मथ में फ्लोराइड कंपाउंड जो है बिस्मथ एक ही पेंटाहैलाइड बनाएगा, बिस्मथ एक ही पेंटाहैलाइड बनाएगा, बाकी अदर कंपाउंड पेंटाहैलाइड के साथ पॉसिबल नहीं है, बिस्मथ के साथ। क्लियर हो गया। तो इतना ध्यान रखना बेटा। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, ये थोड़ा नोट डाउन कर लो, चीजें समझ में आ गया बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको एक लिमिट फाइंड करना है। लिमिट के अंदर बेटा आपको ध्यान रखना है जो भी ग्रुप नंबर है उसमें से 10 डिजिट माइनस करके अपर लिमिट निकाल लो, और वो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो है, फर्स्ट एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करा वो लोअर लिमिट हो जाएगा।
पहुंचना है। बीच वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत रेयर केस में बनेंगे, पर यहाँ पे समझो बेटा टॉप टू बॉटम में जा रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज हो रही इसकी वजह से माइनस से की जहाँ बॉटम वाले जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे। पॉजिटिव दो है पर उसमें हमने सेपरेट कर दिया हुआ, स्टेबिलिटी और प्लस सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगा, तो प्लस सी वाले ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे और प्लस 5 वाला जो है वो धीरे धीरे क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही। तो ये ग्रुप में डाउन दी ग्रुप मतलब लास्ट वाले जो एलिमेंट है वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाएंगे, मतलब पेंटा मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं बनाएंगे। तो बिस्मथ एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक ही एलिमेंट पॉसिबल है, बाकी सब जो है वो पेंटा हैलाइड नहीं बना। हाँ ऊपर वाला बना सकते हैं क्योंकि ऊपर क्या होगा प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, पर डाउन दी ग्रुप आप चलोगे प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होता है, और जो कम स्टेबल वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से लगभग कंपाउंड बनेंगे तो कम स्टेबल रहेंगे या तो नहीं बनेंगे। और प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इनर पैड इफेक्ट। चलो क्लियर है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आपने लिख दिया होगा ये सारी चीजें। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद मुझे आगे चलना है बेटा, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो क्लियर हो गया बेटा। अभी मैं एक और टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम होगा कोवैलेंसी। देखो बेटा सबसे पहले कोवैलेंसी का मतलब ये होगा कि ये ग्रुप के एलिमेंट जो है, जैसे नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोरस कितना बनाएगा, आर्सेनिक कितना बनाएगा, Sp कितना बनाएगा, बिस्मुथ। तो ये ग्रुप के एलिमेंट जो भी है वो मैक्सिमम कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं और बॉन्ड कितना फॉर्म कर सकते हैं वो उसकी कोवैलेंसी हो गई। फिर चाहे आपका सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, तो मैक्सिमम एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितना बॉन्डिंग बना सकता है वो उसकी कोवैलेंसी हो गई। तो कोवैलेंसी में बेटा दो तीन चीजें जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, और वो दो तीन चीजों कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं। पर सबसे पहले कोवैलेंसी का मतलब लिख लो बेटा कॉपी के अंदर कि कोवैलेंसी मींस the number of bond capacity of element, the number of bond formation capacity of element। तो ये ग्रुप में हर एक एलिमेंट का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है बॉन्ड फॉर्म करने का। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ बेटा कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sp और बिस्मथ हो गया बेटा। तो इसमें कोवैलेंसी का मतलब मैंने लिखवा दिया कि मैक्सिमम कितना बॉन्डिंग बना सकता है, दैट इज द कोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अभी हर एक का कोवैलेंसी एक जैसा नहीं होगा, हाँ कॉमन जो कोवैलेंसी है वो सबके लिए कॉमन रहेगी, पर अगर स्पेसिफिक कोई एलिमेंट को कंसीडर करके आप चल रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत कोवैलेंसी जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट थोड़ा वेरी रहेगा। ओके, तो सबसे पहली चीज समझ लो बेटा कि ये ग्रुप में ये जो ग्रुप है उसमें जो जो एलिमेंट है उन सब के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं तो नाइट्रोजन जो है उसका नंबर 7 है, तो उसमें 1s2 2s2 और 2p में हम डालेंगे 3। इसका मतलब क्या होता है, ये एक s ऑर्बिट हो गया और यहाँ पे p ऑर्बिट है जिसमें हम p ऑर्बिट कंसीडर करेंगे, और ये 1s2 वाला इलेक्ट्रॉन जो है 1s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो तो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करेगा। हमको चीजें यहाँ से समझना बेटा कि 7 है तो उसका 1s2s2p हो गया, s के अंदर मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी थोड़ा बहुत समझने की बात यह है कि ये 3 2 4 हो गया। ओके, फिर यहाँ पे ये s वाला ऑर्बिट हो गया 1s के अंदर 2 है तो 1s 2s 2p हो गया, है ना, 2 2 4 4 3 7 हो गया। चलो सबसे पहले यहाँ पे एक सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक लाइन जो आपको याद कर लेना बेटा कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी जो है मैक्सिमम 4 तक चलेगा,
अभी आपके माइंड में क्वेश्चन भी आया होगा कि 5 क्यों नहीं बनाएगा, उसका मैं रीजन बताता हूँ। तो नाइट्रोजन के लिए मैं सबसे पहला कोवैलेंसी की बात है तो कोवैलेंसी का मतलब मैं बना दिया कि भाई मैक्सिमम एलिमेंट कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भाई नाइट्रोजन जो है हैविंग नाइट्रोजन हैविंग मैक्सिमम फॉर कोवैलेंसी कैपेसिटी। सर ऐसा क्यों? पीछे इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन पर हैविंग मैक्सिमम फॉर कोवैलेंसी कैपेसिटी बिकॉज ड्यू टू एब्सेंट ऑफ 3d या तो एब्सेंट ऑफ d ऑर्बिटल। समझ आए? अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p 1s 2s 2p 2p के बाद क्या होगा 3d ऑर्बिट उसमें एब्सेंट होता है। तो 1s 2s 2p उसके बाद 3s आएगा 3p आएगा उसके बाद 3d आएगा। समझ में आ रहा है? 1s 2s 2p 2p के बाद 3s 3p फिर 3d चलेगा। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ये लास्ट में आएगा 4s। मेरा कहने का मतलब समझो। तो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 4 तक चल रहा है। 4 तक इसलिए चल रहा है बेटा क्योंकि इसके समझो कि आउटर मोस्ट शेल में ये p ऑर्बिटल हाफ फिल है। तो ये नाइट्रोजन जो है बेटा हाफ फिल है मतलब कोई अदर एलिमेंट अगर आ रहा है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो यहाँ पे समझो कि हाइड्रोजन आ रहा है NH3 फॉर्म कर रहा है तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे समझो कि NH3 बनेगा। मेरा कहने का मतलब समझो इसके पास 1 2 3 अगर मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हम 3s में डाल सकते हैं पर समझो कि इसके पास मैक्सिमम कोवैलेंसी जो चलेगी 1 2 3 बराबर है। तो मैक्सिमम 4 तक चलेगा और 4 तक कैसे चलेगा तो उसका मैं सिस्टम बना देता हूं बेटा कि जैसे यहां पे समझ लेना बेटा ये नाइट्रोजन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। मान लो कि हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डिंग बना रहा है तो यहाँ पे समझो कि हाइड्रोजन आया यहाँ पे समझो कि हाइड्रोजन आया यहाँ पे समझो कि हाइड्रोजन आया। तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके वो नॉर्मली इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अभी भी उसके पास बॉन्ड पेयर है। अगर मान लो कि दूसरा कोई हाइड्रोजन आ रहा है दूसरा हाइड्रोजन आएगा तो ये नॉर्मली क्या करेगा इसके पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 1 लॉन पेयर है वो हाइड्रोजन को डोनेट कर लेगा और हाइड्रोजन के डोनेट करके वो हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहां से मान लो ये वाला NH3 हो गया जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन का यूज करके मतलब सिर्फ p ऑर्बिटल का यूज करके उसने NH3 बनाया। पर समझो कि रिमेनिंग 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लॉन पेयर में चले जाएंगे। ये लॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करके ये एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम क्या होगा NH4। पर NH4 का टोटल चार्ज क्या होगा +1। तो ये NH4 +1 इस तरह से बनाएगा। तो इसमें नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्डिंग बना रहा है 1 2 3 जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी सिग्मा है पर यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है बेटा वो +1 अपना +1 मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 1 के हिसाब से ये 1s1 है और +1 बनाने के लिए उसने s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था वो लूज कर लिया तो 1s 0 हो गया। मतलब इसके पास जो 1s ऑर्बिटल है उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही क्योंकि वो +1 चार्ज बना रहा है। और यहाँ पे लॉन पेयर क्या कर रहा है ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है और डोनेट करेगा मतलब 1s ऑर्बिट जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन नहीं थे वो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो जाएगा 4 कोवैलेंसी। इसके अलावा कि भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्डिंग बनाएगा ये पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा माइंड में रख के चलना बेटा कि भाई नाइट्रोजन हैविंग मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी कैपेसिटी बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि डू नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड डू नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड। अभी 5 बॉन्ड नहीं बनाना है तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी 4 तक चलेगी। और 4 तक क्यों चल रही उसका रीजन मैंने बता दिया कि भाई NH3 है तो उसमें नॉर्मली 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 3 बनाने के बाद उसके बाद एक लॉन पेयर बचता है वो लॉन पेयर
डोनेट करके वो दूसरे एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, सॉरी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। फास्फोरस आर्सेनिक एसिड और बिस्मथ की बात है तो ये सारे एलिमेंट जो है ना, ये सारे जो एलिमेंट है उसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 5 तक चल सकती है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस आर्सेनिक एसिड और बिस्मथ के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे सब में कॉमन तो यही रहेगा, s में 2 रहेगा, p में 3 रहेगा, और उसके बाद वाला जो ऑर्बिटल होता है उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है। तो यहां पर मैं लिखूं कि भाई हैविंग मैक्सिमम 5 कोवैलेंसी capacity due to presence of d orbital। तो d orbital अगर पीछे आ रहा है तो उसमें क्या होगा, ये s अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये s भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो 3 तो थे, पर ये s वाला जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है अगर d ऑर्बिटल आ रहा है तो d में कितना सब ऑर्बिटल रहेगा, 5 ऑर्बिटल रहेगा। तो ये s वाला इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ पे आ सकता है। तो कितना अनपेयर हो जाएगा, 3 तो थे, 4 और 5 हो जाएगा। तो d ऑर्बिट होगा तभी जाके s में से इलेक्ट्रॉन d में जाएंगे, तब जाके उसमें 5 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अनपेयर बनेंगे, और 5 हर एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा हाफ फिल, तब जाके दूसरा एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ शेयरिंग कर सकता है। तो having maximum 5 covalency capacity due to presence of d orbit। तो फास्फोरस आर्सेनिक एसिड और बिस्मथ में क्या होता है कि लास्ट ऑर्बिट हमारा मतलब इसमें तो p तक चलेगा नाइट्रोजन में, d ऑर्बिट इसमें नहीं, पर इसमें d ऑर्बिट होने से 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो सकते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर का मतलब 5 अलग-अलग एलिमेंट के साथ 5 अलग-अलग वे में बॉन्डिंग बना सकता है। तो फास्फोरस से बिस्मथ की ओर चलोगे तो वो सारे एलिमेंट की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम 5 बॉन्डिंग बना सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिट। चलो क्लियर हो गया बेटा? चलो क्लियर हो गया बेटा इतना? तो ये हो गया कोवैलेंसी की बात कर ली हमने। अभी मैं 2-3 चीजें जो है जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई है कि फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन समझना, why, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से, why nitrogen do not form, why nitrogen do not form pentahalide compound। कौन सा बेटा? do not form pentahalide compounds। ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि नाइट्रोजन पेंटाहाइड कंपाउंड क्यों नहीं बना रहा है। तो बस सिंपल सा रीजन बता देना है कि भाई नाइट्रोजन जो है उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। अभी कोवैलेंसी 4 है तो वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है अदर एलिमेंट के साथ। और दूसरी चीज ये समझना है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p 3 हो जाएगा, और 2p के बाद उसके बाद समझो 3d ऑर्बिटल आ नहीं रहा है, मतलब 3d ऑर्बिटल जो उसमें एब्सेंट रहेगा, और इसकी वजह से 1s वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि d ऑर्बिट होगा तब जाके s में से इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर होगा, पर d ऑर्बिट एब्सेंट है इसलिए उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक चलेगा। इसलिए नाइट्रोजन के पास 5 हाफ शेल अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो पेंटाहाइड बना नहीं सकता। तो आपको इस तरह से थोड़ा काम करना पड़ेगा, बराबर है। कुछ एक एलिमेंट जो है जैसे N2O5 है, तो N2O5 में अगर मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है जैसे, तो ऐसा थोड़ा एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है। 2 नाइट्रोजन हो गया प्लस 5 ऑक्सीजन हो गया इज इक्वल टू 0 चार्ज। अगर मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्लस यहाँ पे 5, यहाँ पे समझो कि -2 पुट अप किया तो 5 टू 10, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। -10 को उस साइड पे भेज रहे हो तो कितना हो जाएगा बेटा, -10 को उस साइड पे भेज रहे हो तो कितना होगा, +10 हो जाएगा, और +10 डिवाइड बाय 2 हुआ। तो ऐसे कुछ केस है बराबर जहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 मिलेगा। इसीलिए एक और क्वेश्चन आएगा बेटा, चलो इतना कोवैलेंसी समझ में आ गया। कोवैलेंसी में ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन जो है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी
4 तक चलेगा, वो मैक्सिमम 4 बॉन्डिंग तक बना सकता है। फॉस्फोरस आर्सेनिक एसिड और बिस्मथ में लास्ट ऑर्बिट में मतलब डी ऑर्बिट प्रेजेंस है, उसकी वजह से उसका कोवेलेंसी 5 तक चल सकता है। क्लियर है? नाइट्रोजन जो होता है वो पेंटाहैलाइड कंपाउंड बना नहीं सकता, तो उसका रीजन उसकी कोवेलेंसी है और एप्सिलॉन डी ऑर्बिट है। चलो क्लियर हो गया। अभी बेटा मैं थोड़ा रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा बेटा कुछ डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन के बाद डिसप्रोपोगेशन रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा। डिसप्रोपोगेशन रिएक्शन जो होता है बेटा, डिसप्रोपोगेशन रिएक्शन जो होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा था। और डिसप्रोपोगेशन रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों रिएक्शन होते हैं, पर सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, सिंगल रिएक्टेंट उसमें एक एलिमेंट ऐसा होता है कि जो रिएक्टेंट साइड पे एक ही है और प्रोडक्ट साइड पे दो अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर वो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है और वहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज करेगा। कैसे? मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देके बताता हूं कि भाई यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन जो होता है वो नॉर्मल एक डिसप्रोपोगेशन रिएक्शन शो कर रहा है और उसका रीजन ये है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 तक वेरी होगा, +1 से लेके +4 तक वेरी होगा। तो उसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, मेरे पास HNO2 पड़ा हुआ है, समझना बेटा। तो ये HNO2 जो है वो एसिड मीडिया के अंदर, जब तक एसिड मीडिया आप नहीं डालोगे एसिड मीडियम के अंदर, मतलब आपका एसिड सॉल्यूशन होना चाहिए, HNO2 है तो इसका रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन होके मतलब HNO2 जो होता है वो नॉर्मली बना रहा है HNO3+। एक तो चीज आपको HNO3 मिल गई, दूसरा क्या बनाएगा H2O और साथ में बनेगा NO। देखो रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मैं डिसप्रोपोगेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं। डिसप्रोपोगेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट जो होता है दो अलग अलग प्रोडक्ट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग वे में चलेगा। जैसे इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं 3 मोल यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये 2 और 3 हो गया, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, मतलब यहाँ पे मैं 2 पुटअप करूं, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, 2 5 और 6, फिर भी 6, हाइड्रोजन 3 हो गए, नाइट्रोजन 3। देखो बेटा ये एक प्रॉपर बैलेंस वाला रिएक्शन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिसप्रोपोगेशन रेडॉक्स रिएक्शन में बताया था, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक केस में कैसा रहेगा सेम, मतलब ये -2 है, ये -2 -2 तो ये स्पेक्ट्रेट चला गया, हाइड्रोजन मतलब +1 और +1 तो मतलब वो भी क्या होगा स्पेक्ट्रेट है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा प्रूव करना है, ये प्रोपोगेशन रिएक्शन है। प्रोपोगेशन रिएक्शन का मतलब वही होता है कि सिंगल रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट में जा रहे हैं, पर दोनों अलग अलग प्रोडक्ट में दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगा। जैसे ये नाइट्रोजन की बात हो रही है तो जिसमें H+N+2 ऑक्सीजन = 0। अभी आपको पता होगा इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं -2 ले रहा हूं तो ये -4 हो गया, ये हाइड्रोजन का +1 ले रहा हूं तो ये +1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन होगा तो ये -4 है, ये +1 है, तो यहां से टोटल मिला -3 बराबर है, प्लस क्या हो गया नाइट्रोजन = 0, -3 को उस साइड पे ले लो तो +3, तो यहाँ पे सॉरी टोटल कितना हुआ -2 + 1 तो -3 हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा वो कितना हो जाएगा -3। आया कि नहीं आया? ये 2 2 4, ये कितना हो गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो -4 ये कितना हुआ +1 हो गया, तो -4 + 1 कितना हो गया, नीचे हो गया। HNO3 में नाइट्रोजन का फाइंड करना है, -2 -4 + 1, यहाँ पे -3 -3 +3 बनेगा, +3 यहाँ पे कितना होगा 3 2 6 -6 उसमें +1 ऐड कर लो तो ये कितना बनाएगा 3 2 6 -6 +1 -5 हुआ, -5 को उस साइड पे लिख लो +5, ये NO हो गया, ऑक्सीजन -2 उस साइड पे गया +2 हो गया। यस बेटा आ गया।
ये -4 हुआ, -4 और +1 कितना, -6 को उस साइड ले लिया, प्लस कितना है ये 3 to the 6 -6 +1 हो गया, -5 -5 हो गया, +5 हो गया, ऑक्सीजन -2 उस साइड ले लिया, +2 हो गया, तो ये हो गया। अभी देखो ना, ये +6 से क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट आपका HNO फिर उसके साथ में इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक दूसरा रिएक्शन जिसमें +6 से हम कितना बना रहे हैं, +2 बना है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक ही रिएक्टेंस है जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है एक प्रोडक्ट के अंदर, और एक ही वही रिएक्टेंट दूसरी प्रोडक्ट बना है जहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो एक सिंपल सी बात आप लिख दो बेटा, ओनली सिंगल रिएक्टेंट शो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। एक ही रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीज शो कर रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस प्रोपोगेशन रिएक्शन बोलेंगे। चलो इतना क्लियर हो गया। ये तो हमारा एक नॉर्मल इसके साथ में एक टॉपिक था कि नाइट्रोजन में इस तरह के भी रिएक्शन, बाकी फास्फोरस आर्सेनिक एसिड और बिस्मथ जो है ना, तो ये भी उसमें फास्फोरस कभी कभी डिस प्रोपोगेशन रिएक्शन शो कर सकता है, क्लियर होगा। तो इसमें ये चीज जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट, है ना। चलो क्लियर। बेटा कोवैलेंसी माइंड में रखना, हम ज्यादा टाइम नहीं दी करेंगे एनामोलस प्रॉपर्टी के अंदर। एनामोलस प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। बेटा एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का फर्स्ट मेंबर है, तो वही नाइट्रोजन वही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से कैसे अलग है। तो इतना सारा टॉपिक हमने कर लिया बेटा, वही टॉपिक को यहाँ पे थोड़ा इंक्लूड करके आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है उसको एक्सप्लेन कर लेना है, कि जैसे मैं ये टॉपिक में थोड़ा इस तरह से कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। एक साइड पे मैं नाइट्रोजन लिख रहा हूं, दूसरी साइड पे फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मथ। एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन वही ग्रुप के बाकी मेंबर से थोड़ा बहुत अलग है, तो वो अलग वाली जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको एनामोलस प्रॉपर्टी। तो ये पॉइंट किस तरह से याद करना उसका वे मैं बता देता हूं, कि जैसे सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि भाई एटॉमिक साइज, समझना बेटा, एटॉमिक साइज। अभी एटॉमिक साइज के हिसाब से आप चल रहे हो कि जैसे आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मथ की बात बताई, तो टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ सबसेल इंक्रीज होने के साथ साथ आपने ये बताया कि टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो नाइट्रोजन सबसे टॉप साइड पे पड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन जो होता है बाकी मेंबर की कंपेयर में अगर उसकी साइज की बात करें, नाइट्रोजन सबसे स्मॉलर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज जो होता है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हैविंग स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb, बिस्मथ में आप अपने हिसाब से लिख देना बेटा कि इनका साइज जो होता है वो नाइट्रोजन से कैसा रहेगा, बिगर। तो हमको सिर्फ नाइट्रोजन का एटॉमिक प्रॉपर्टी बताना है, तो हम कौन सी एटॉमिक साइज, नाइट्रोजन का सबसे स्मॉलर रहेगा, बाकी एलिमेंट ये ग्रुप के जो है उसका साइज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के हिसाब से ज्यादा रहेगा। नंबर 2 पे आपको एक प्रॉपर्टी बताना है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो अभी मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, नाइट्रोजन सबसे टॉप साइड पे पड़ा हुआ, हमने ये बताया कि टॉप टू बॉटम में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहेगी, सबसे हाई रहेगी। उस ग्रुप में चलोगे, मतलब फॉस्फोरस आर्सेनिक एसिड बिस्मथ है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, पर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के हिसाब से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बाकी एलिमेंट का कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो सबसे हाई किसका होगा, नाइट्रोजन का। फिर आपको तीसरे नंबर पे लेना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा ऐसे ही याद कर लेना बेटा, है ना, वन बाय वन। तो एटॉमिक साइज नाइट्रोजन का सबसे स्मॉल रहेगा, बाकी एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, टॉप टू बॉटम में चलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, जैसे ये भी नाइट्रोजन के लिए सबसे हाई रहेगा, और बाकी जो एलिमेंट है उसमें धीरे धीरे क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ने से जो बॉन्डिंग बनाते हैं अदर एलिमेंट के साथ वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, वीक बनता जाएगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रहेगा। और दूसरी चीज भी समझिएगा, ये नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन N2 बनाएगा, और N2 का व्यवहार क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए अप्लाइंग एनर्जी भी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये थोड़ा माइंड में रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगा। फिर चौथे नंबर पे आपको चलना है कोवैलेंसी, और कोवैलेंसी में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ, तो मैं वो पॉइंट लिख देता हूँ, कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी नाइट्रोजन का 4 तक चलेगा, और बाकी एलिमेंट जो है वो 5 तक उसकी कोवैलेंसी चलेगी। फिर 5 नंबर पे हमको ये लिखना है कि भाई नाइट्रोजन जो है बराबर, तो उसका 4 कोवैलेंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे बाकी के जो एलिमेंट है, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, Sp है और बिस्मथ है, इन लोगों के अंदर 3D मतलब D एंड F ऑर्बिट नॉर्मली कैसा रहेगा, प्रेजेंस रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D एंड F सबसेल, जो नाइट्रोजन में अवेलेबल नहीं है। D एंड F ऑर्बिट जो नाइट्रोजन में अवेलेबल नहीं है, बाकी सब में क्या होगा, D एंड F सबसेल प्रेजेंस रहेगा, है ना। तो ये 5 प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो बाकी जो एलिमेंट ग्रुप के उससे थोड़ा अलग रहेगा। और 6 नंबर पे मैं लिखूं, बॉन्ड का एक पूरा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये जो नाइट्रोजन है उसके पास खुद के पास एक एबिलिटी है,